हाय दोस्तों, आप सभी को फिर से स्टडी यात्रा में स्वागत है। चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, अभी हम इस प्रश्न को सॉल्व किए थे, लेकिन बीच में कॉल आने के कारण हमको फिर से इसको साफ करना पड़ा बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम कम लेते हैं। देखिए, बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। आपको बिहार जैसे का फेवरेट क्वेश्चन है और बीपीएससी इस टाइप क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, और एडीओ में तो भाई बनेगा ही बनेगा। एडीओ में क्वेश्चन इस टाइप के बनेगा ही बनेगा। चलिए प्रश्न क्या है देखते हैं। एक फल विक्रेता है जो 1 रुपया के 10 की दर से नींबू बेचने पर उसे 40% लाभ होता है। वह 1 रुपया के कितना नींबू खरीदा होगा। क्वेश्चन का मतलब यही है, वह कितना खरीदा होगा 1 रुपया में नींबू, ताकि उसको 40% लाभ हो रहा है जो 10 को नींबू बेच रहा है 1 रुपया में। चलिए देखते हैं। पहले हम सीपी को ट्रेमुल को 100 मान लेते हैं। उसके बाद आपको एक फार्मूला देते हैं, उस फार्मूला पर सेट कीजिए, हमेशा हमेशा सही आंसर आएगा। अब टाइम मेन टाइम है भाई। बीपीएससी एडीओ 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 मैथ रीजनिंग के 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस 100 क्वेश्चन का मत समझो, इसका फार्मूला लिखो, रकम बट्टा मात्रा गुने 100 बट्टा एसपी, डेट इज सेलिंग प्राइस। सीपी है 100 जो माने हैं, बहुत 100 रुपये क्रैमुल है और लाभ 40% हो रहा है। ये 10 को नींबुया बेचे से 1 रुपया में, तो हमारा इस सेलिंग प्राइस में कितना 140, 40% लाभ। सीपी 100 कितना होगा 140, रकम कितना 1 रुपया, मात्रा कितना 10 को नींबू, गुने सीपी 100, 40% लाभ, डेट 140 हो गया आंसर। 1 0 1 0 0 0 कैंसिल। यानी 1/14 कहने का मतलब कि जो दुकानदार था वो 1 रुपया में 14 नींबू खरीदा होगा। कोई दिक्कत? इस फार्मूला को एकदम दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा में हटा लीजिए, ठीक, तब जाके मजा आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बीपीएससी और बिहार एसएससी का फेवरेट है, खासकर बिहार एसएससी। अब आओ बीपीएससी एडीओ में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। बोल रहा है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64, ये जो संख्याएं हैं किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। बाबू पावर बहुत ज्यादा है वो। तो ऐसा क्वेश्चन देख कि एग्जाम हॉल में क्या होता है ना कि प्रेशर, क्वेश्चन छूट रहा है उसका प्रेशर, टाइम जा रहा है उसका प्रेशर, अच्छा क्वेश्चन छूट जाता है प्रेशर के कारण। लेकिन छोड़ना नहीं है, लोग पावर देख के ही डर जाते हैं, डरना नहीं है। अब देखिए सबसे कम पावर किसका है, 4 के पावर 61, इसको हम लेते हैं कॉमन। बाबू इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, कोई पावर बचा नहीं, 4 के पावर 0 बचा। और किसी भी संख्या के पावर 0 के वैल्यू 1 होता है। अब इसको बाहर लेने का मतलब है इसके पावर m गुण इसके पावर n, आप लोग पढ़े होंगे बेस सेम तो घातांक पावर जुड़ जाती है, इसके पावर m प्लस n, सेम वही यहाँ पर लगाए हैं। अगर गुना करेंगे 4 के पावर 61 गुना 4 के पावर 0, 61 प्लस 0 61 फिर यहाँ चला जाएगा। तो बस समझने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 61 ले लिए तो यहाँ 62 है, तो कितना बचेगा, 4 के पावर 1 63 है, 2 64 है, 3, और जब सब में हम पारा पारी गुना करेंगे तो सेम चीज ये मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता दिए, इसके पावर n गुणा इसके पावर n, जब बेस सेम हो तो घात जुड़ जाते हैं, पावर जुड़ जाते हैं। अब देखो कुछ नहीं है, 4 के पावर 61, किसी भी संख्या के पावर 0 डेट इज वैल्यू 1, 4 16 64, यहाँ तो कोई दिक्कत ना होगा। 4 के पावर 61, 4 बेक 5 16 5 22 22 और 64, सॉरी 16 4 20 21 21 64 85। अब 85 को हम तोड़ते हैं, 4 के पावर 61 गुने 17 गुने 5। अब पूछ रहा है कि किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन में है आपका
17 है, 18 है, 19 है, 13 है, 19 है और 23 है। अब बाबू अभाज्य संख्या मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, वैसी संख्या जो अपने आप और एक से विभक्त हो या कटे। तो यहाँ पर 17, 5 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन में हमको 5 नहीं है, तो आंसर कौन होगा? 17 है ना। ये पूरा के वैल्यू ए वाला है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा के वैल्यू ए है। ठीक, ये संख्या किससे विभक्त होगा? 17 से भी, 5 से भी होगा ना। सिंगल 17 लेंगे, 17 से 17 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी यहाँ पर दोनों आएंगे, लेकिन ऑप्शन कौन सा? 17 डेट इज करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू ये जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ये बीपीएससी एडीओ का जो सेट है, नया सेट जो आया है, उसी का प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2.3 के पावर 3 माइनस 0.027 बट्टा 2.3 स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो माइंड में जो स्टूडेंट अच्छा से पढ़ा लिखा होगा ना, उसको माइंड में सीधे कैलकुलेशन आएगा, अरे 2.3 क्यू है, 27 है, यानी 0.3 क्यू यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा, जैसे उसके ए क्यू माइनस बी क्यू दिमाग में गया तो तुरंत दिमाग में ए फार्मूला सेट करेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए सेट करेगा। अब देखिएगा, अच्छा ए माइनस बी है ना, यहाँ पर देखेगा अरे ए स्क्वायर प्लस 0.09 है तो 0.3 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए बी यानी 2.3 इंटू 0.3 0.69 यानी ए बी। इसी फॉर्मेट में जाएगा। देखिए कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। 2.3 क्यू, इसको मान लीजिए 0.03 होगा ही, 0.3 का क्यू 2.3 स्क्वायर प्लस, देखिए इसको लिख सकते हैं 0.23 गुने 0. ये कैसे हम लिखें? क्योंकि हमको दिमाग में सेट आया ए बी, ए और बी, तो 23 या 69 यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 23 या 69, इसीलिए दिमाग में सेट आया। ये कोई आदमी भगवान नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट जब सीख लेता है ना, जब फार्मूला माइंड में रहता है ना, तो डायरेक्ट आ जाता है। अब प्लस बी स्क्वायर 0.09 है ना, तो यहाँ पर देगा 0.3 के स्क्वायर। अब डायरेक्ट इस फार्मूला को सेट करेगा। मान लीजिए कि ए क्यू है, अभी बी है, कि ए है बी है, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऊपर वाला सेट कर दिए। इसको मान लिए ए क्यू, इसको मान लिए बी बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला डाल दिए। ओके, नीचे किया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए वाला से ए कट गया तो बचा किया ए माइनस बी बचा ना, यानी बाबू ए माइनस बी बराबर क्या हो गया? यानी 2.3 माइनस 0.3। ये इसी को माने थे, अभी इसको माने थे, तो क्या बच गया? केवल 2 आंसर। कुछ था एक में? कुछ हो नहीं था यार, फालतू कितना कर दे, कुछ है ही नहीं था इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनता है, आप लोग को भी लग रहा होगा कि नहीं सही बोल रहे हैं। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, यानी जितना उसके पास धन था उसका 3/8वां भाग आदमी को मिला। और एक दोस्त को शेष धन का, यानी एक इसको मिलने के बाद जो बचा उसका 3/8 भाग मिला, यानी शेष धन का। अब दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया हो तो कुल धन कितना था? हमको बताना है कि कुल धन जो है जिसका 3/8 भाग इस व्यक्ति को मिला,
और इस व्यक्ति को मिलने के बाद जो शेष बचा उसका दोस्त को मिला, और दोनों के अंतर, जो दोनों के पास जो धन मिला वो दोनों का अंतर 36 रुपया दिखाता है। तो कुल धन कितना था बाबू? देखिए, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कुल धन XYZ PQR 100 500 200 कुछ मानिए, आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन हम कहेंगे कि एग्जाम में जब टाइम बचाना हो तो कोई भी मानना हो तो ऐसा डिजिट मान लो जिससे 8 काट दो उसको, 24 16 या 8 मान लो, 32 40 56 कुछ मान लो। चलो हम मान लेते हैं 8 दूनी 16, ठीक। माना कुल धन 16 था, 16 रुपया था व्यक्ति के पास, ठीक, 16 रुपया, ठीक। बाबू पहला व्यक्ति जो था इसको कितना मिला? पहला व्यक्ति को कितना मिला? लिखाना सही से यार। कुल धन का 3/8 भाग, कुल धन 16, तो 16 का 3/8 कितना हो गया? बोलिए 6 रुपया। यानी ये आदमिया के मिला 6 रुपया, उसके मित्र को शेष धन का बाबू 6 रुपया ले लिया और टोटल धन 16 था, तो अब 10 रुपये न बचा। तो अब शेष धन का 3/8 का मित्र के, तो बाबू इसका मित्र का कितना मिला? शेष धन 16 में से 6 घट गया क्योंकि 6 तो ले लिया, शेष धन यानी 10, 10 का कितना? 3/8 यहाँ भी है, 10 दिया 30/8, यानी इसको काम कीजिए, 2 5 10 2 चौके 8 यानी 15/4। ओके हो गया, इसको मिला 15/4 रुपया। बाबू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेन तो यही चीज है, रियल वैल्यू है ना, इसी से तुलना करेंगे। दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया है, ये बोलता है 36 रुपया। हम कितना अंतर निकालेंगे बाबू? अंतर निकाल दीजिए, 15/4 और 6 का अंतर निकालिए। देखिए 6 माइनस 15/4 का अंतर कितना आता है? 4 बट्टा में 6 के 24 माइनस 15 यानी 9/4, 9/4 आ रहा है अंतर, 9/4 अंतर। ये कितना बोल रहा है? 36। तो बाबू एक ये रियल वैल्यू है, ये अनरियल वैल्यू है, लेकिन है दोनों इक्वल, है दोनों इक्वल। तो किताब बोल रहा है 36 अंतर, हम बोलेंगे कितना? 9/4। और निकालना है कुल धन ना, तो कुल धन कितना मान था? 16, तो 16 से गुना कर देंगे। अब ये देखिए P/Q/8, ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे बेसिक मैथ तो पता होगा। तो 36/9 गुने 16 और 4 जो था नीचे से गया ऊपर, 9 चौके 36, 16 चौके 64 चौके 256 रुपया। कुल धन कितना? 256 रुपया, ठीक। अब इसका ऑप्शन भी था, 260 था, बी में 256 था, सी में 300 था, डी में 400 था। 256 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? एकदम समझ में आ जाना चाहिए। देख लीजिए, कैमरा थोड़ा नीचे कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ये भी क्वेश्चन सेट में आया था, आज का सेट में, बीपीएससी एडीओ के सेट में। चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन तो देखने में आप लोग को भी ललुआ लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी ललुआ क्वेश्चन ही गलती हो जाता है। वह मूलधन क्या है जिसके 2 वर्ष का CI 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। अब देखिए 2 वर्ष का CI, आप लोग एक बताता हूं कि 1 वर्ष का CI और SI हमेशा बराबर होता है। 1 वर्ष का CI और SI हमेशा बराबर होता है। SI CI 1 वर्ष 2 वर्ष। मूलधन किया तो हमने P बराबर मान लिया 100,
मूलधन क्या मान लिया? 100 रुपया। बाबू जब मूलधन 100 रुपया मान लेंगे और 10% वार्षिक इंटरेस्ट रेट है तो मेरा एक वर्ष का एसआई कितना आएगा? 10। बताइए 100 का 10/10 100 कितना? 10 मिलेगा ना बाबू। तो 10 हमको यहाँ ही मिलेगा, 10 हमको यहाँ मिलेगा, क्योंकि पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। अब नहीं है तो अब फार्मूला पुट कीजिए सीआई का और टाइम एक वर्ष करिएगा और 30 दीजिएगा, 10 यहाँ भी आएगा, 10 यहाँ भी आएगा, प्रूफ कर लीजिए। अब देखिए दूसरा वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, सॉरी साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, लेकिन पहला वर्ष में दोनों बराबर होता है। अब देखिए दूसरा वर्ष में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 10 रुपया होगा, लेकिन दूसरा वर्ष में सीआई चेंज हो जाएगा। कैसे? ये 10 तो रहने करेगा, लेकिन फिर इसका 10 का भी 10%। जब पहला वर्ष जो था ना 10 रुपया उसका भी लगेगा, तो कितना हो गया? 11 रुपया हो गया इसका। अब बोल रहा है तो वह मूलधन क्या है जिसके 2 वर्ष का सीआई 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। मेरा कितना है बाबू? 11। बाबू ये बोल रहा है 132। रियल वैल्यू ऊपर, अनरियल वैल्यू नीचे। निकालना है मूलधन कितना माने हैं? 100 से कर दो गुना 11 बार 132 डेट इज 1200 आंसर। आप लोग समझ गए होंगे कि ठीक, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। फिर भी एक बार मैं पुनः बता देता हूं आप लोग के कि एक वर्ष का सीआई और एसआई हमेशा बराबर होता है पहला वर्ष का, लेकिन दूसरा वर्ष का सीआई डिफरेंट होगा, लेकिन एसआई हमेशा इक्वल होगा। जैसे पहला वर्ष का एसआई कितना होगा? 100 रुपया पर 10% के हिसाब से 10 रुपया, दूसरा वर्ष भी 10 रुपया, लेकिन पहला वर्ष सीआई मेरा क्या होगा? 10, लेकिन दूसरा वर्ष 10 तो रहेगा ही, फिर 10 का परसेंट यानी ब्याज का भी ब्याज, इसलिए हो गया 11। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीका से पूछता है। यहाँ पर पूछ दिया आपको कि 2 वर्ष का सीआई 132 है, यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर, यहाँ पर अंतर दे देता कुछ भी, तब हम यहाँ अंतर निकालते 10 और 11 का 1 और 1 से तुलना करते, लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछ दिया है केवल 132 रुपया 2 वर्ष का। तो हम बोलेंगे दूसरा वर्ष का सीआई कितना है? 11। रियल वैल्यू ऊपर, अनरियल वैल्यू नीचे। निकालना है मूलधन 100 माने 100 से गुना डेट इज 1200 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन वाला है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोग के यहाँ, तुरंत बन जाएगा भाई, तुरंत, केवल समझने के फेर है। इसका मान निकालना है। आप लोग इसके पहले भी एक प्रश्न आया था AQ माइनस BQ पर, लेकिन यहाँ आप सोचिए कि क्या करें कि मेरा आंसर सही आए, क्या सेट होगा, कौन सा फार्मूला इसमें सेट होगा। आप लोग सोचिए तो कौन सा फार्मूला सेट होगा। आपको एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, बताता हूँ। देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए 4AB। 4AB तो एक मान कितना है? 0.147, B के मान 0.089 और बटा में कितना है? AB है ना, AB भी खत्म, डेट इज 4 आंसर। ऐसे भी आप लोग 4 ला सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला पर। A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर 4AB बराबर 4AB। अब बटा में AB पहले से है तो AB कैंसिल, डेट इज 4। अब देखिए कैसे, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, A B। जब भी एग्जाम में आए तो इस वैल्यू को मत लिखिए, ना तो दिमाग चुनरिया जाएगा। A लिखिए, तो यानी A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बट्टा AB। ठीक, अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है। A प्लस B का होल स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है, आप लोग ये पता होगा। एक होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB,
और एक क्या होता है बताइए आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इसका। लेकिन चलिए हम सिंपल फार्मूला जो आप लोग को याद है वही सेट करते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका हो गया सेट, माइनस है माइनस कर दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। बाबू माइनस है बाहर सब में जाएगा, ए स्क्वायर बटा में लिख दीजिए इसको ए बी को। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट्टा ए बी। माइनस है ना बाहर में, माइनस इसको प्लस का माइनस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया और माइनस का प्लस कर दिया, यानी माइनस हम ब्रैकेट तोड़े तो साइन उल्टा होता है, ठीक, आप लोगों को पता होगा। अब देखिए खत्म 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 खत्म, बच गया 2ab 4ab बट्टा ab कैंसिल, दैट इज 4 आंसर। अब बताइए आप लोग कैसा लगा। अगर आप इस वैल्यू को लेके चलते ना यहाँ तो भाई घबरा जाता भाई। मानते कि अपना कॉन्सेप्ट सही लेके जाते, लेकिन इस डिजिट को देख कर कभी उल्टा पुल्टा हो जाता दिमाग में। इसीलिए ए भी मान लो आराम से लेके चलो, ए भी कट ही गया, जो माने थे तो कट ही गया, रियल वैल्यू जो मिल रहा है तो 4 आंसर। नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला सेट करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब बटा में ए बी है तो ए बी से ए बी कैंसिल, दैट इज 4 आंसर। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। अब एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जो सेट में आया हुआ था बीपीएससी एडीओ के। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 45 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तब शेष कार्य को बी 23 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अब देखिए कहने का मतलब कि ए और बी को क्षमता है 45 दिन और 40 दिन की, लेकिन क्या हुआ ना, जब हमने दोनों काम साथ में स्टार्ट करना शुरू किया तो कुछ दिन बाद ए भाग गया। उसके बाद भी अपना काम शेष कार्य को 23 दिन में पूरा कर लेता है। तो प्रश्न पूछता है कि ए जब भागा था कितने दिन भागा था, यानी ए जो काम ए ने कितने दिन बाद अपना काम छोड़ा। मतलब आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसका रस क्या है। तो इसका नींबू का रस निकालते हैं। देखिए पहले आप लोग को आता है कॉन्सेप्ट। बाबू एक ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, कुछ पाता है क्या दिन, 5 दिन, 6 दिन, कुछ पाता है, नहीं पाता है तो कुछ मान लीजिए। बाबू ए ने 1 दिन बाद काम छोड़ा होगा, 1 दिन बाद यदि काम छोड़ा होगा, आप लोग समझिए इस चीज को। यदि 1 दिन बाद काम छोड़ा होगा, जब तक कि काम छोड़ा होगा तो बी भी साथ में था ना, तो ध्यान दीजिए। तो जब ए जिस दिन काम छोड़ा था उस दिन बी भी साथ में था, तो इसका कितना है 45 है, ए का बी का है 40, तो कितना हो जाएगा 1/45 और 1/40। और इसके बाद ए भाग गया था, जो हम निकाल रहे हैं क्षमता, पूरा काम एक मेरा है कार। अभी देखिए ना, एक दिन ए भी काम किया बी भी काम किया, लेकिन उसके बाद ए भाग गया, तब उसके बाद बी कितना दिन में समाप्त किया, 23 दिन में, 23/40। इसका क्षमता है कितना 40 का। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/45 प्लस 1 प्लस 23/40। एक ही काम न कर रहा है कार्य, यानी एक कार्य कर रहा है,
आप देखिए यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा, आपको आ जाएगा कितना, 1/45 प्लस 1/4 x प्लस 23। समझे ना कैसे लिए x प्लस 23, क्योंकि दोनों का हर में 40 है तो सीधे x प्लस 23 कर लेते हैं, बराबर 1 का 360, 8 बार में 8x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 23 बराबर 1, यानी 8x प्लस 9x प्लस 207 बराबर 360, 8 9 17x बराबर 360 माइनस 207, तो 17x बराबर 153, x बराबर 9। देखिए मेन यहाँ पर समझना है, बाकी तो कैलकुलेशन है दोस्त। x का वैल्यू कितना आया 9, यानी ये जो है 9 दिन काम किया था, उसके बाद भाग गया, और साथ में भी काम किया था, तो हमको पूछ रहा है a के, तो a कितना दिन भागा, 9 दिन बाद भागा। आप लोग तो इस चीज को समझ गए होंगे। a ने x दिन बाद काम छोड़ा, यानी x दिन तक a भी काम किया होगा, b भी काम किया होगा, 1/45 1/40, और उसके बाद 23 काम करता है, b काम करता है 23 दिन, a को छोड़ने के बाद 23/40। बाबू एक यही काम ना कर रहा है, काम इसी को कर रहा है, इसका इक्वेशन डेट इक्वल 1, इस तीनों का योग इक्वल 1, बाकी x का जो वैल्यू आएगा 9, डेट इज a का आंसर होगा। अब इसको आप लोग देखिए सेकंड मेथड से, देखिए सेकंड मेथड, मान लीजिए a b, एक कितना दिन में कर रहा है बाबू, 45 दिन इसका है, b 40 दिन में कर रहा है। इन लोग दोनों का एलसीएम कितना आता है 360। मान लीजिए कि 360 लड्डू है, इन लोगों का खाना है, ए का क्षमता है एक दिन में 8 लड्डू खाएगा, बी की क्षमता है 9 लड्डू, ठीक, ए 8 बी 9। बाबू लेकिन देखिए कि बी 23 दिन में पूरा कर लेता है, तो यानी बी तो 23 दिन दबा के लड्डू खाया होगा। बी अपना काम कितना दिन किया, 23 दिन किया, तो बी बाबू इसका क्षमता है 9 का, अब 23 दिन काम किया, एक दिन में 9 लड्डू खा रहा है, 9 लड्डू खा रहा है, तो 23 दिन में कितना लड्डू खाएगा बी, तो बी मेरा 23 दिन में 9 गुने 207 लड्डू खा गया। अब जो शेष लड्डू बचा वो कौन खाएगा, वो कौन खाया होगा, क्योंकि तो भाग गया था ना, तो 360 में से घटा लीजिए 360 में से 260 घटा लीजिए, 207 153, 153। अब 153 लड्डू है दोनों मिलकर खाया था, काहे कि दोनों साथ काम किया था। 153 जो आया, 153 इसका जो अंतर आया 153, ये दोनों मिलकर खाया होगा, तो क्या दोनों ने समाप्त किया दोनों मिलकर बाबू, दोनों की क्षमता 8 9 है, तो 8 9 17, तो 17 9 53, यानी 9, यानी दोनों ने 9 दिन में खत्म किया, तो यानी बाबू जिस टाइम भागा था ए उस टाइम तो बी भी था, यानी 9 दिन, यानी ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 9 दिन बाद, और उस टाइम बी तो काम कर ही रहा था, उसके बाद में 23 दिन अकेले खाया लड्डू। आप लोग समझ गए होंगे कि ए ने 9 दिन लड्डू खा के भाग गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेट में आया हुआ था, इसमें एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर यानी एमआरपी पर 8% बट्टा देकर छूट देकर पुस्तक बेचता है, बट्टा छूट, और 15% का मुनाफा कमा लेता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यानी एमआरपी का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको भी दिक्कत है उनके लिए ये वीडियो है। एक दुकानदार बाबू एमआरपी 8%, एमआरपी पर 8% बट्टा दिया,
उसके बाद वो 15% का मुनाफा कमाता है। आप खुद सोचिए, तो आखिर उसका क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। वो 15% मुनाफा कमाता है, मान लीजिए उसका सीपी कितना बाबू है 100 रुपया, और 15% मुनाफा है लाभ कमाया ना, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 115 रुपया। खुद सोचिए, यदि हम क्रय मूल्य 100 मान लिए और 15% मुनाफा कमा रहा है तो विक्रय मूल्य 115 है ना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू ये जो एमआरपी पर 8% बट्टा देकर बेच ही ना रहा है, यानी विक्रय मूल्य ही ना कर रहा है, तो एक विक्रय मूल्य एक बराबर होगा, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है। तो देखिए, इसलिए 115 बराबर बाबू एमआरपी पर 8% छूट दे रहा है, तो बेच कितना में रहा है 92 में बेच रहा है, तो एमआरपी का 92/100, 23 पचे 115, 23 के 92, 4 से 25, 25 पचे 125 बाबू, यानी एमआरपी कितना था उसका 125 रुपया था। एमआरपी 125 हुआ और क्रय मूल्य 100 मान लिए हैं। अब पूछ रहा है कि क्रय मूल्य तथा एमआरपी का अनुपात, पहले क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सीपी अनुपात एमआरपी, तो 100 अनुपात 125, तो 25 के 100 और 25 पचे 125, 4:5 आंसर। क्या कोई दिक्कत यहां तक? सीपी 100 मान लिए, तो सीपी 100 माने बहुत 15% मुनाफा कमाता है 8% बट्टा देकर, तो लाभ तो विक्रय मूल्य कितना होगा 115 हुआ ना, 115 लाभ कमा रहा है 15%। तो अब यही विक्रय मूल्य है और यहाँ भी काम कर रहा है विक्रय मूल्य वाला ही, एमआरपी पर 8% छूट देकर पुस्तक बेचता है। अब एमआरपी का 92% पर बेच दे रहा है, तो वो भी विक्रय मूल्य, इसीलिए 115 के इससे इक्वल कर दिए और एमआरपी का एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया 125। और हमने सीपी 100 मान ही लिया था और दोनों का रेशियो निकाल दिया जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, डेट इज 4:5 आंसर। ठीक है दोस्तों, आज हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग से गुजारिश है, यदि आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। आपके सब्सक्राइब से हमको हिम्मत मिलेगा, तो हम और लाएंगे अच्छा वीडियो और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोग का हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट दोस्त।